क्वेश्चन नंबर 11वें में क्या दे रखा है? एक कण h ऊंचाई से एक क्षैतिज तल पर गिरता है तथा पुनः उछलता है। यदि प्रत्यावस्थान गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है तो विराम अवस्था तक आने में तय की गई टोटल डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ध्यान से, आप लोगों के सामने मैं एक डायग्राम मेंशन कर रहा हूं, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये मान लो कोई भी सतह है, सरफेस हो गई, यहां से कोई भी एक बॉल नीचे की ओर गिरती है इस प्रकार से, ये आई यहां टकराई, और आपको पता है कि जितनी बार ये टकराएगी हर बार इसकी एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होने के कारण में क्या होगा? इसकी हाइट जो है, रीबाउंसिंग हाइट जो है वो कम हो जाएगी। पहली बार इतनी उछली, फिर वापस नीचे आके टकराई, दूसरी बार मान लो इतनी उछली इसमें, फिर वापस जमीन पे आके टकराई, तीसरी बार मान लो इतनी उछली इसमें, फिर जमीन पे आके टकराई। अब बच्चा कहे सर ये पिलर क्या बना दिए? अब इनको ध्यान से देखिए, ये ऐसे है हमारे पास, थोड़ा सा क्या डायग्राम बना देता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगी चीज आपके। ये हर बार बाउंस हो रही है तो इसकी जो एनर्जी है वो सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मैंने ज्यादा नहीं बनाया। अब ये कैसे? देखिए, h हाइट से आपने इसको फेंका, ठीक है, यहां से ये ऐसे बाउंस हुई, ठीक है, उठी, तो ये गई h1 हाइट तक, यहां से फिर वापस जमीन पे नीचे आई, h1 हाइट ही है ये भी, फिर यहां से जमीन से टकराई, फिर ऊपर गई, h2 हाइट हुई, यहां से वापस नीचे की ओर आई, हाइट तो h2 है, यहां से फिर ऐसे गई, ये हाइट h3 हो गई, यहां से फिर नीचे आई और ये हाइट h3। देखिए क्या हो रहा है, हर बार बाउंस होने के बाद में हाइट कम हो रही है, तो आप लोगों को पता है इसको पूरी तरह से रुकने में अनंत समय लगता है, यानी नंबर ऑफ कॉलिजन, टक्करों की संख्या अनंत होगी। आपसे ये पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हमें इतना पता है कि टोटल डिस्टेंस की बात करें, ऊपर से नीचे आया h प्लस करके, पहली टक्कर के बाद h1 ऊपर गया, h1 नीचे आया, तो ये हो गया 2h1, दूसरी टक्कर के बाद h2 ऊपर गया, h2 नीचे आया, तो 2h2। अब यहां से एक हिंट मिल जाना चाहिए आपको, 2h3 प्लस डैश 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 करते हुए इनफाइनाइट तक चले। अब ये h1 h2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बता रखा है कि hn जो होता है वो आपके पास e की पावर 2n इंटू h होता है। n का मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन, अगर पहली टक्कर है तो h1 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर h होगा, दूसरी टक्कर है तो n की जगह 2 लिख दो, e की पावर 4h होगा, तीसरी टक्कर है h3 तो e की पावर 6 इंटू h होगा, यानी 2 का टेबल चलता जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है इसमें तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए s इक्वल्स टू h प्लस 2 e स्क्वायर h, 2 e की पावर 4h प्लस 2 e की पावर 6h प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। कॉमन क्या निकल रहा? बच्चा कहे सर पूरे में से तो h निकल रहा तो 1 बच गया, पर इसमें से हमारे पास में 2e की पावर 2 कॉमन निकल रहा, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे चलेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी ट्रिक बताता हूं मैं आपको एक अच्छी सी। ये जो सीरीज है ना, ये इनफाइनाइट तक जा रही है, और ये कैसी हमारे पास में ज्योमेट्रिकल मीन है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कह सकते हो, गुणोत्तर श्रेणी है हमारे पास, और इनफाइनाइट तक जब चलती है तो इसका सम जो होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का a अपॉन 1 माइनस आर या r माइनस 1, डिपेंड करेगा r बड़ा है कि छोटा है। तो r की वैल्यू पहले निकालते हैं। देखिए यहां पर 1 माइनस आर भी हो सकता है, या a अपॉन r माइनस 1 भी हो सकता है। बच्चा के r क्या और a क्या है? a का मतलब है यहां पर फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर तो 1 हो गया। r है कॉमन रेशियो, सार अनुपात, कैसे निकालते हैं? सेकंड नंबर डिवाइड फर्स्ट नंबर, या थर्ड नंबर डिवाइड सेकंड नंबर, या फोर्थ नंबर डिवाइड थर्ड नंबर। हर एक नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड करोगे, तो कोई भी एक डिवाइड कर देते हैं, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 किया तो क्या आया? ई स्क्वायर आया। अब ई की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होती है, प्रत्यावस्थान गुणांक है, तो 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो 1 से छोटा ही आएगा। इसका मतलब r की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो 1 माइनस आर यूज।
क्लियर? तो देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा आपके पास। जगह कम है, उपयोग करना पड़ेगा h 1 प्लस 2e²। ए की वैल्यू है 1, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है e²। अब e² से e² काट मत देना इसके अंदर में, ये इधर आ जाएगा, एलसीएम ले डालो इसका, तो मैं यही लिख देता हूं इक्वल्स टू करके। देखो h बाहर है, अंदर अगर एलसीएम आएगा तो 1 माइनस e² एलसीएम हो गया इसका, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस e² प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2e²। आपका आंसर आपके सामने, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो हम कहेंगे s इक्वल्स टू h बाहर लिखा हुआ है, ये बन गया 1 प्लस e² होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस e²। यानी रुकने तक इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो ये है। अब ये डिस्टेंस आपके कौन सा ऑप्शन के अंदर में है उसको ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारे पास बन गया h/2 नहीं है, h/2 नहीं है, h है ऊपर प्लस है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन, वो 11वें क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, HCl। HCl समझ के ये मत समझ ले कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपके केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स में है। HCl के अंदर में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। इन दोनों को हमने एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब ये 10 नहीं है, 10⁻⁻10 मीटर है, ठीक है। हालांकि इसका यूज नहीं होगा। आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, किसी भी एक मॉलिक्यूल से, और वो मॉलिक्यूल कौन सा है, हाइड्रोजन से। तो डायग्राम बना देते, देन उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, ये कोई हमारे पास में स्ट्रक्चर है, इधर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इधर लिख दिया मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल। साथ में क्या दे रखा आपको कि क्लोरीन परमाणु जो है हाइड्रोजन परमाणु से 35.5 गुना ज्यादा मास रखता है। तो हमने कहा ठीक है, इसका मास मैं m मान लेता हूं, तो ये मेरे पास में 35.5 m हो जाए। क्लियर हो गई? ठीक है। साथ में आपसे कह रहा है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपके पास में है वो है 1.27 एंगस्ट्रॉम। आपको सेंटर ऑफ मास बताना, बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। सिंपल सा तरीका है, आपने कहा कि ये जो आपके पास है इसको ओरिजिन पे मान लेते हैं, 0,0 हो गया, और इसकी बात करते हैं, ये आपके पास में जो आ जाएगा एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना है 1.27, तो 1.27,0 एक कोऑर्डिनेट्स मान लिए। सेंटर ऑफ मास मान लो यहां कहीं हमारे पास में, यानी एक्स एक्सिस में इसको मैंने मूल बिंदु ओरिजिन माना, तो ये डी डिस्टेंस पे होगा, तो डी डिस्टेंस मतलब 1.2। तो देखिए आपको निकालना सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यहां से कितना डिस्टेंस, x इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास लिख दो। फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y लेना नहीं है क्योंकि x एक्सिस में रखा हुआ है। m1 आपने मान लिया हाइड्रोजन का, तो m हो गया, डिस्टेंस है 0 प्लस कर। m2 आपने ले लिया क्लोरीन का, 35.5 m हो गया, इनटू डिस्टेंस आपके पास हो गया 1.27 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m प्लस 35.5 m। देखो ये नंबर तो 0 हो गया, ये बन जाएगा आपके पास 35.5 मल्टीप्लाई 1.27 m आ गया। ये देखो m पड़ा हुआ, नीचे हो जाएगा 36.5 m से m कट गया, आपके पास आया 35.5 मल्टीप्लाई 1.27 डिवाइडेड बाय 36.5। अब आप इसको डिवाइड करोगे, नीचे वाला नंबर देखो इससे बड़ा है तो आंसर इससे छोटा आएगा, तो लमसम हमारे पास में जो आंसर आएगा आप कैलकुलेशन कर सकते हो 1.235 एंगस्ट्रॉम के आसपास में आएगा। अब ये डिस्टेंस कहां से है, आपने हाइड्रोजन को ओरिजिन पे माना है, तो ये डिस्टेंस है आपके पास में, ये वाला डिस्टेंस कितना है 1.235 एंगस्ट्रॉम। बच्चा गए 1.235 एंगस्ट्रॉम तो है नहीं, तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हो आप, इसमें 2 डिजिट तक लाना हो तो 1.24 एंगस्ट्रॉम आप कह सकते हो। हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है 1.24 एंगस्ट्रॉम। अभी मान लो क्लोरीन से डिस्टेंस मांगता तो क्या करते,
1.27 में से 1.235 माइनस कर देते तो ये डिस्टेंस आता। 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये द्रव्यमान संख्या का एक नाभिक जो प्रारंभ में विराम अवस्था में है वी चाल से एक न्यूट्रॉन को उत्सर्जित करता है, तो पुत्री नाभिक यानी डॉटर न्यूक्लियाई की प्रतिक्षिपित चाल जो है रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी। डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम में समझ में आ जाएगा। आपको ये कह रखा है कोई भी एक आपके पास में न्यूक्लियस है, ये रेस्ट कंडीशन में है, इजेक्ट करने से पहले मास हो गया इसका ए हो गया, ठीक है, द्रव्यमान संख्या हो गई। अब ये कह रहा है कोई भी पार्टिकल को इजेक्ट करेगा। अब आपको पता है कि जब इसमें से कोई पार्टिकल निकलेगा तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इसमें से क्या निकल रहा है, ड्यूट्रॉन, एक निकला ड्यूट्रॉन, ये ड्यूट्रॉन गया इस डायरेक्शन। तो जो आपके पास में नाभिक है, ये नाभिक जो न्यूट्रॉन निकलने के बाद में जो बचा, अब वो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। अब देखो पहले ए मास था, ड्यूट्रॉन निकलेगा तो ड्यूट्रॉन के मास को हम माइनस करेंगे। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा, प्रोटॉन का मास 1 तो ड्यूट्रॉन का मास डबल, और अल्फा का मास होता 4 टाइम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो द्रव्यमान होगा वो ट्वाइस होता है प्रोटॉन का। अब अगर मान लो 2 प्रोटॉन के बराबर कोई पार्टिकल निकला है तो पीछे जो बचेगा हमारे पास में वो कितना होगा, a-2 मास आ गया हमारे पास। और ये जो जा रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। आपको चाहिए कि जो पीछे बच गया है उसकी स्पीड कितनी होगी। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाल सकते हो कि टकराने से पहले और टकराने के बाद में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हम कहेंगे पहले तो ये रेस्ट कंडीशन में था, लेफ्ट साइड में तो 0 आएगा, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो प्लस माइनस लेना पड़ेगा। इसका मास हो गया 2, वेलोसिटी माइनस v, लेफ्ट में जा रहा है, प्लस इसका मास है a-2 और प्लस में जा रहा है तो वेलोसिटी v डैश, v डैश निकालना, इसको शिफ्ट करो इधर, 2v इज इक्वल्स टू a-2 v डैश। v डैश निकालने के लिए इसको नीचे ले जाओ तो क्या बन जाएगा, v डैश इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2v अपॉन a-2। अब देखो ये आंसर कौन से ऑप्शन में है, ये बनेगा 2v अपॉन a-2, 2v अपॉन a-2। तो पहला ऑप्शन में आंसर निकल गया, बाकी को चेक कर लेते हैं, बाकी में कोई तालमेल नहीं। 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विराम अवस्था में रेस्ट कंडीशन में एक हैवी न्यूक्लियस भारी नाभिक 2 टुकड़ों में टूट जाता है, जिनका जो रेशियो दे रखा है स्पीड का वो 8:1 है। टुकड़े जो है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। देखिए सेम क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में दे रखा है। क्या कह रखा है आपसे, एक हमारे पास में कोई भी एक न्यूक्लियस है, ये बना दिया हैवी न्यूक्लियस हो गया, रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है विराम अवस्था में, तो मास तो 0 होगा नहीं परंतु वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आप कहोगे रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ, ठीक है, अचानक से एक्सप्लोड होता है, विस्फोटित होता है। विस्फोट होने पर क्या होगा, 2 टुकड़े बनते हैं। 2 टुकड़ों का जो आप लोगों को वैल्यू दे रखी है वो 8:1 है, और इतना पता है कि जो हल्का होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो भारी होगा उसकी स्पीड कम होगी। तो हमें इतना पता है कि ये दोनों ऐसे जाएंगे, 2 टुकड़े, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। इधर जा रहा है m1 और इधर जा रहा है आपके पास में m2। आपको बताना क्या है, इनके रेडियस जो है इसका रेशियो बताना है। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। v1 अपॉन v2 की वैल्यू मुझे दे रखी है 8/1, इसको यूज करना है। रेडियस निकालना है, बच्चा बोले रेडियस तो कभी आया ही नहीं कॉलिजन के अंदर में, तो मास को चेंज करना है आपको रेडियस की फॉर्म में, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं तो टकराने से पहले और टकराने के बाद संवेग सेम रहता है, तो ये तो 0 हो गया, ये बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखिए v1 v2 की तो वैल्यू दे रखी है, m1 m2 को खोद के रेडियस निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और न्यूक्लियस जो होता है सोमरफील्ड ने कहा था कि क्लियरली स्फेरिकल होता है, रदरफोर्ड सोमरफील्ड थ्योरी। तो देखिए
मास जो है इसको मैं कंसीडर कर सकता हूं, इधर शिफ्ट करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास m इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। पेयर की जो वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, m इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको यूज करना तो देखिए 0 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू डालेंगे, डेंसिटी दोनों की सेम है 4/3 पाई, रेडियस हो गया r1 क्यूब। वेलोसिटी की बात करें तो भैया ये तो लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इसकी वैल्यू लिख दी मैंने माइनस प्लस करके। m2 की वैल्यू पुट करेंगे, डेंसिटी सेम है 4/3 पाई सेम है और ये बन गया आपके पास में r2 क्यूब। राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगी v। अब देखो सॉल्व करते हैं, इस माइनस वाले को उठा के लेफ्ट साइड में ले जाओ तो क्या बन जाएगा ये 4/3 पाई रो r1 क्यूब इंटू v1। ये बन जाएगा 4/3 पाई रो r2 क्यूब इंटू v2। देखो 4/3 पाई रो, 4/3 पाई रो कट गया, जो आपके पास बचा उसको लिख दो r1 क्यूब v1, r2 क्यूब v2। रेडियस निकालना है तो r2 को नीचे शिफ्ट करो, इसको यहां ले आओ, r1/r2 दोनों के पास क्यूब है तो होल क्यूब लिख दिया, v2/v1। अब देखो v2/v1 उल्टा कर दो इनको क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी उल्टे हैं आपस में, ये 1 कितना हो गया 8 हो गया, क्यूब हटा दो, r1/r2 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट लगाएंगे हम इसके ऊपर और क्यूब रूट लगाएंगे तो 1/2 आंसर होगा। तो देख लीजिए आंसर कौन सा है 1/2, ये 2/1 है, 4/1 है, 1/4 है और 1/2 हो गया। 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दे रखा आप लोगों को, द्रव्यमान m और v वेग से आपतित बिंदु पर एक लंब रेखा पर 30 डिग्री एंगल पे कोई भी एक बॉल जो है वो इंसिडेंट हो रही है। आपसे पूछा है कि जब वो गेंद फर्श पे टकराती है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, यानी सरफेस जो है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। आपको बताना है कि जब गेंद वापस रिफ्लेक्ट हुई तो उसकी वेलोसिटी कितनी और एंगल कितना। अब ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शन को, यहां पर एंगल की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी निकाल के रुक जाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करूंगा ताकि सिस्टमेटिक डायग्राम से आप लोगों को समझाया जा सके। देखिए आपको क्या दे रखा है कि कोई भी हमारे पास में एक सरफेस है ऐसे, ये हमने कोई भी एक सरफेस बना ली, इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं अभिलंब ऐसे, ये बना दिया हमने, यानी रेफरेंस पॉइंट है, जो भी एंगल लिया जाएगा, जो भी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिए जाएंगे इसी लाइन के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बॉल इस टाइप से यहां से आती है और रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड में निकल जाती है। अगर E की वैल्यू यहां पर नहीं होगी तो हम ये कह सकते हैं कि जिस एंगल से आई उस एंगल से चले, परंतु ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री, एक गेंद जो है इस टाइप से आती है, जो वेलोसिटी है वेग वो मेरे पास में इस डायरेक्शन, कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे इसके, ये है वेलोसिटी v, रिफ्लेक्ट होती है यहां से आगे चली गई इस डायरेक्शन, ये ऐसे रिफ्लेक्ट, इसका जो वेलोसिटी है वो v डैश होगी जिसकी वैल्यू निकालनी है, ये एंगल अलग हो 30 डिग्री से, क्या मान लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा v वेलोसिटी से आई 30 डिग्री एंगल पर, तो कंपोनेंट बनेंगे दो, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे देखिए, एक बनेगा इधर और एक कंपोनेंट बनेगा इस, सेम तरीके से थीटा डिग्री पे गई है तो एक कंपोनेंट बनेगा इधर और एक कंपोनेंट बनेगा इधर। अब सबसे पहले एंगल को ध्यान से देखिए, ये 30 डिग्री है तो ये आपके पास 30 डिग्री, तो मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा तो वो होगा आपके पास में cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू होती है sin 60 के बराबर √3/2, ये बन जाएगा √3/2 p बन गया। इधर बनेगा साइन का कंपोनेंट p sin 30 डिग्री, sin 30 होती है 1/2 तो v/2। तो देखिए टकराने से पहले x का कंपोनेंट नीचे, y का कंपोनेंट इधर हो गया, सेम तरीके से टकराने के बाद ये थीटा है तो साफ पता ये भी थीटा होगा,
एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक इधर, यहां वाला कंपोनेंट होगा v डैश कॉस थीटा, ये होगा v डैश साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वाई एक्सिस के कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज होगा। टकराने से पहले वाई नीचे था, टकराने के बाद वाई ऊपर जा रहा। क्यों डायरेक्शन चेंज हुआ? इसी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वजह से, जिसको E इज इक्वल्स टू कितना है 1/2। दो तरीके लगाएंगे हम इसमें, एक तो वेलोसिटी चेंज का और दूसरा लगाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो सिंपल सी चीज है, आप ये कह सकते हो, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, वेलोसिटी चेंज हुई है वाई एक्सिस में सिर्फ और सिर्फ इस E की वजह से। मैं ऐसे कह सकता हूं कि v डैश कॉस थीटा इज इक्वल्स टू E टाइम्स किसका, इसका v कॉस 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए, v डैश कॉस थीटा, E की वैल्यू 1/2 है, v नहीं पता हमें, और ये वैल्यू दे रखी है √3/2। इट विल बी √3/4 v हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा, इतना पता है एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो v डैश साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास में v साइन 30 डिग्री, ये बन गया आपके पास में v/2, इक्वेशन बन गई। अब देखिए, यहां से आपकी मर्जी है, आप चाहो एंगल निकालो, चाहो वेलोसिटी। हमें एंगल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एंगल नहीं पूछा है, तो एंगल को रिमूव करना पड़ेगा वेलोसिटी निकालने के लिए। तो सिंपल सा तरीका है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं मैं, तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर किया और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड में, देखो v डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, राइट साइड के अंदर में 3/16 बी स्क्वायर प्लस करके बी स्क्वायर अपॉन हो गया हमारे पास में 4, एलसीएम ले डालीजिए 16 हो जाएगा, 3v स्क्वायर प्लस इसको इससे डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 4v। ये वैल्यू जो होती है 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बन गया आपके पास में 7v स्क्वायर अपॉन, तो v डैश इक्वल्स टू, रूट बनाया हमने 7v स्क्वायर अपॉन 6, बाहर निकाल दो जो निकल रहा है बाहर, रूट में 7 फंस जाएगा, 16 का 4 हो गया और ये v हो गया, √7/4v, ये हमारा आंसर है। अगर एंगल निकालना होता तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, v डैश कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये ऑप्शन कौन सा है, जरा ढूंढते हैं इसमें। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपके पास में करेक्ट आंसर होगा 15वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई समान दिशा में 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु से सम्मुख टक्कर करती है। यदि टक्कर के दौरान कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E की वैल्यू दे रखी इतनी है, तो टक्कर के पश्चात दोनों गेंदों की वेलोसिटी कितनी होगी। सबसे पहला काम हम एक काम करते हैं, डायग्रामेटिकली समझते हैं। आपको क्या दे रखा है, ये आपके पास में कोई भी एक बॉल है जिसका मास हो गया हमारे पास में 2 kg, ये जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की, सेम डायरेक्शन में चलती हुई दूसरी गेंद से टकराती है। ये दूसरी गेंद भारी है 3 kg की, पर वेलोसिटी जो है कम है 4 मीटर पर सेकंड। इतना हमें पता है कि टकराते दौरान पीछे वाले गेंद की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी टक्कर होगी, अदरवाइज नहीं। अब जैसे ये दोनों टकराती हैं, टक्कर के बाद में क्या होगा, टक्कर के पश्चात दोनों गेंदों की स्पीड बताइए। पीछे वाली तो पीछे ही रहेगी, P1 कह दिया, ये बन गया आपके पास में 2। आगे वाली गेंद आगे ही रहेगी, ये हो गया आपके पास में 3 kg और वेलोसिटी हो गई v2। v1 की वैल्यू निकालनी। बच्चा कहे जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए और साथ के अंदर में E की वैल्यू दे रखिए, E का फॉर्मूला लगा। तो पहला केस तो हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। केस नंबर 1, टकराने से पूर्व का संवेग
और टकराने के पश्चात का संवेग, द कॉलिजन, द मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन और मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन विल बी सेम। तो टकराने से पहले क्या होगा, देखिए 2 × 5 प्लस 3 × 4 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये 2v1 प्लस करके 3v2। इक्वेशन बन गई हमारे पास ये 10 और 12, तो ये बन गया आपके पास इस प्रकार से 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल्स टू बन गया 22। फर्स्ट इक्वेशन क्या कि हमने इसको छोड़ दिया। ऐसी इक्वेशन बनाएंगे किसकी वजह से, ई की वजह से। तो देखिए E इज इक्वल्स टू आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी चीज, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2, ऐसे होगा। E की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें 2/3, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय u1 की वैल्यू आपके पास है 5, u2 की वैल्यू आपके पास है 4, तो 1 हो गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इधर आ जाएगा, तो 3v1 माइनस 3v2 इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास में 2। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, ध्यान रहे ऐसे नंबर को काटो जो सेम है। 3v2 3v2 दोनों को प्लस कर दूं मैं, यहां पर मैं अलग कलर से लिख रहा हूं। मैं यहां पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन को मैंने प्लस किया सेकेंड इक्वेशन, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से प्लस होगा, राइट वाला राइट से। देखिए 3v2 प्लस में है, 3v2 माइनस में कट जाएगा, 2v1 और 3v1 कितना बन जाएगा, 5v1 इज इक्वल्स टू 22 और 2 ये बन गया 24। v1 इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय आपके पास में आया 5। इसको आप काटोगे तो ये बन जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो v1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4.8 मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपके पास में v2 की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा इसमें डाल देता हूं इसको, तो देखो यहां लिख देता हूं, v1 की वैल्यू मैं यहां डाल रहा हूं, इसका डबल हो जाएगा आपके पास में 9.6 प्लस करके 3v2 इज इक्वल्स टू हो गया 22। इसको यहां शिफ्ट कीजिए, 3v2 इज इक्वल्स टू ये माइनस हो जाएगा आपके पास में 12.4 आएगा, 12.4। अब इसको नीचे शिफ्ट कर दो, ये बनेगा आपके पास में v2 इज इक्वल्स टू 12.4 डिवाइडेड बाय 3, ये बना 4.1। लमसम v2 की वैल्यू आई आपके पास में 4.1 मीटर पर सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, v1 की वैल्यू है 4.8 और v2 की वैल्यू हमारे पास है 4.1। ये आंसर आपके पास में जिस ऑप्शन में है वो आंसर करेक्ट होगा। देखो v1 है 4.8, तो यहां 4 दे रखा है, यहां 4 दे रखा है, यहां 4.67 है, तो लमसम इसके बराबर है। सेम तरीके से v2 की वैल्यू 4.1 है, तो v2 4.67 है, 6 है, और ये आपके पास में 4 दे रखा है और ये 4 दे रखा है, तो 4 के लमसम है, तो हम कहेंगे 16 क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में ए ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर उन्हें 2.5 मीटर की ऊंचाई पर वो वापस उठती है। सीधी सी बात है, एनर्जी में लॉस हुआ, तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत हानि होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा। एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे। देखिए ये मान लिया कोई भी हमारे पास में एक सरफेस हो गई, आपको ये दे रखा है कोई भी एक बॉल ऐसे आई और टकराने के बाद में वापस इतनी ऊपर उठी, एनर्जी में लॉस हुआ। यहां से गेंद ऊपर से नीचे गिरी इधर, और यहां से जो गेंद है ये ऊपर, ये आपको दे रखा है 10 मीटर हाइट हो गई। ये आपको दे रखा है 2.5 मीटर, ये हाइट हो गई हमारे पास। सीधी सी बात है, इसको मैं H1 कह सकता हूं और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, H2 होगा। आपसे पूछ रहा है कि जब ये गेंद सतह से टकराई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ वो निकालना। सिंपल सी चीज, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज लॉस निकालना। कैसे निकालोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो निकालना है आपको वो देखो ऐसे है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे।
अब ये आएगा कैसे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? आप कहोगे स्टार्टिंग में हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस बाद में हाफ एम वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऐसे ही निकालेंगे। ये बनेगा हाफ एम वी वन स्क्वायर इंटू कितना हुआ 100, यानी डेल्टा के का मतलब है स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी का माइनस। स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर है, बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर है, क्योंकि मास सेम है। अब देखो हाफ से हाफ कट गया आपके पास, एम से एम कट गया। एक तरह से मुझे करना क्या है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर इंटू 100, यही तो निकालना है। जो निकालना मैं उसी को ओपन कर रहा हूं। v1 को दोनों के पास अलग अलग कर दो, ये आ जाएगा 1 माइनस v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर इंटू 100, ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, v2 अपॉन v1 की वैल्यू चाहिए। इतना आपको पता है कि जब गेंद हाइट पे है तो उस दौरान में इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और जब ये जमीन पे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, पर जब ये गेंद जमीन पे आई तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्टार्टिंग की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट हो गई, ऐसे लिखा जा सकता है। सेम तरीके से जब ये यहां थी तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी थी ke2, और जब ये यहां गई तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो गई Pe2। क्यों? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे में शिफ्ट होती, तो ऐसे लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू की मैं बात करता हूं तो देखो ke1 इज इक्वल्स टू Pe1 हो गया, इसका फॉर्मूला बनता है हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच, एम से एम कट गया आपके पास में, तो ये बन जाएगा हाफ v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू g इंटू 10 हो गया। मैंने एज इट इज लिख दिया, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा इसको, ठीक है। सेम तरीके से टकराने के बाद को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसी रूप में, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो हाफ v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू g हो गया, और हाइट कितनी है 2.5, ये बन गया। इसको मैंने कह दिया सेकंड इक्वेशन। आपको v2 और v1 का रेशियो चाहिए, इन दोनों को डिवाइड कर दो, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, क्या बन जाएगा आपके पास, हाफ से हाफ कट गया, v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू g इंटू 2.5 g इंटू 10, कट गया g से g, ये बन गया आपके पास में 1/4। v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर की वैल्यू 1/4 पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 100, ये एलसीएम लोगे 3/4 मल्टीप्लाई 100, काटो इसको, ये 25 हो गया, 25 75, 75% एनर्जी का लॉस हुआ है जब ये 2.5 मीटर हाइट पे चढ़ेगी। तो 75% लॉस देखो किसमें दे रखा है, सी ऑप्शन में। एक छोटा सा इसमें लेगुना था ये वाला। आपको इतना पता है कि इस हाइट से जब फेंकोगे और जब ये नीचे आ रही है तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक बढ़ेगी, तो जब ये इधर आ जाएगी तो सारी पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। सेम तरीके से काइनेटिक चेंज होगी पोटेंशियल में। तो यहां से मैंने v1 और v2 का रेशियो निकाल के यहां पुट करके मेरा आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दे रखा है, 0.1 kg की गेंद अज्ञात द्रव्यमान की स्थिर गेंद से टकराती है, प्रत्यास्थ टक्कर करती है, टक्कर के पश्चात 0.1 किलोग्राम की जो गेंद है प्रारंभिक चाल की 1/3 विपरीत दिशा में हो जाती है, तो सेकंड बॉल जो है उसका मास कितना होगा। लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड कर रखी होती है एग्जाम में। क्या दे रखा है, एक आपके पास में गेंद है ये, जिसका मास m1 कह दिया मैंने 0.1 के, डायग्राम से समझिए। गेंद अज्ञात द्रव्यमान की स्थिर गेंद, हमें नहीं पता कितना उसका मास है, वो कैलकुलेट करना है। m2 हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, और ये कैसी थी, रेस्ट में थी। इसका तो था u1 और ये था u2 बराबर g, ठीक है। टक्कर के पश्चात 0.1 kg की गेंद सेम वेलोसिटी से
ऑपोजिट डायरेक्शन में 1/3 से जा रही है। टकराने के बाद जो पहली वाली थी, अब इसका डायरेक्शन बदल गया, इधर चला गया m1। v1 की वैल्यू कितनी होगी? जिस वेलोसिटी से आई थी उसका 1/3 हो गया पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -u1/3 लिख दिया मैंने। ठीक है, सेकंड गेंद जो है उसका द्रव्यमान बताइए कितना होगा। तो बच्चा कहे सर सेकंड गेंद के बारे में तो कोई जानकारी दे नहीं रखी इसमें। 1/3 ऑफ इनिशियल ऑपोजिट डायरेक्शन, सेकंड बॉल जो है ये रही हमारे पास में m2। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि हमें मास पूछा है, तो वैल्यू आपको v1 की दे रखी है, तो कोलिजन का जो फॉर्मूला हमारे पास में है v का, उसकी वैल्यू निकाल के लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या देखिए आपके पास, v1 इज इक्वल्स टू, अगर मैं बात करता हूं तो ये बनेगा हमारे पास में m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना, u2। यहां से वैल्यू निकाल, u2 की वैल्यू 0 दे रखी है, ये वाली पूरी वैल्यू जो आपके पास में वो कितनी हो जाएगी, 0। अब देखो v1 की वैल्यू है -u1/3, ये पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। क्या बन जाएगा देखिए, -u1/3 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है 0.1 माइनस m2 नहीं पता, 0.1 प्लस m2 इनटू आपके पास है u1, तो u1 से u1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -0.1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0.1 माइनस 3 इंटू m2। अब देखो m2 को यहां शिफ्ट कर दीजिए और इसको यहां ले आइए, तो -m2 ऑलरेडी यहां है, ये आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3m2 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 0 पॉइंट आपके पास में 3 प्लस करके 0.1, इसको माइनस कीजिए तो ये बन जाएगा 2m2 0.4, काट लो इसको, ये आ गया 0.2। m2 जो आपके पास में है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.2 kg। तो सेकंड वाला जो मास है जो स्टेशनरी था उसका मास हमारे पास 0.2 kg है। तो 0.2 kg कौन सा, 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 1 मीटर लंबे सिंपल पेंडुलम में 1 किलोग्राम की लकड़ी का एक गोलक लगा हुआ है, कोई भी एक टुकड़ा लगा हुआ है, 10 की घात -2 किलोग्राम की गोली इतने मीटर पर सेकंड के वेग के साथ उस गोलक से टकराती है और उसमें फिट हो जाती है। गोलक द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। हमने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। दे क्या रखा है आपके सामने, ऐसे है, कोई भी एक सिंपल पेंडुलम जो था वो इस प्रकार से ऐसे लटक रहा है, यहां यहां पर एक कोई भी बॉल जो है, गोली जो है ऐसे दंदनाती हुई यहां आती है। 1 मीटर लंबा है ये वाला, तो ये हो गया हमारे पास में 1 मीटर। ठीक है, 1 किलोग्राम की लकड़ी का टुकड़ा है, तो ये हो गया आपके पास में 1 kg। ठीक है, 10 की घात -2, तो आप कह सकते हो 10⁻⁻2 kg, जिसको आप कहोगे 0.01 kg। इसकी एक गोली वेलोसिटी दे रखी है 2 × 10 की घात 2 मीटर पर सेकेंड, यानी आपके पास में 200 हो गई। ठीक है, ये दंदनाती हुई इसके अंदर में आती है, टकराने के बाद में इनकी सिचुएशन कैसी होगी देखिए, टकराने के बाद में ये ऐसे हो जाएगा यहां, और ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसको मैंने यहां मान लिया ऐसे। और अभी गेंद जो है अभी जो गोली है वो इसके अंदर फिट है। आपको ये कह रहा है कि मैक्सिमम कितनी हाइट कवर करेगी, तो हमने कहा हाइट हमारे पास ये हुई। आपको करना क्या, सिंपल सी चीज है, जैसे ही गोली इससे टकराई तो गोली उसमें धंस गई, तो इसका मतलब गोली ने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी, तो यहां पर एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जब ये यहां से यहां पर पहुंचेगी, धीरे धीरे हाइट कवर कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो यहां पर इन दोनों सिस्टम में टोटल एनर्जी होगी हमारे पास क्या, पोटेंशियल। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर इन पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू निकाल देते हैं, तो देखिए
काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे जो थी वो किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल एनर्जी के जो बी पॉइंट पे है, जो मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करनी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर बुलेट और ब्लॉक दोनों एक साथ हैं, तो मैं वैल्यू नहीं लिख के डाटा लिख देता हूं, एम प्लस एम वी ए स्क्वायर, ये लिख दिया, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एम जी एच। तो एम प्लस एम दोनों अभी एक दूसरे में फिट है, जी हो गया और ये हो गया एच। देखो ये कट गया आपस के अंदर। हाइट निकालने के लिए आपको वी निकालना पड़ेगा, जी को शिफ्ट करो, एच इज इक्वल्स टू वी ए का स्क्वायर अपॉन कितना हुआ 2g। फर्स्ट इक्वेशन कह के छोड़ दिया। हमें यह निकालना पड़ेगा कि जब यहां से ये रवाना हुए उस समय इनकी स्पीड कितनी। तो देखिए निकालने का बेस्ट तरीका है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टकराने से पहले ब्लॉक रुका हुआ था, गोली चल रही थी। टकराने के बाद दोनों एक दूसरे में धंस गए, तो दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे। तो मैं इधर निकाल दूं यहां पर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो m इंटू वी प्लस m इंटू जीरो, ब्लॉक रुका हुआ था, उसके बाद में m प्लस m, और ये हो जाएगा आपके पास में वी ए। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, वी ए इज इक्वल्स टू m अपॉन m प्लस m इंटू वी। वी ए इज इक्वल्स टू, लकड़ी का टुकड़ा ये हमारे पास में 0.01 है गोली, और ये आपको दे रखा है कितना इसमें 1 kg का, तो ये हो गया 1.01 हो गया। मल्टीप्लाई वेलोसिटी आपके पास में कितनी है 200 है। देखिए ये हट जाएगा इसमें से डबल जीरो से, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 अपॉन 1.01। अब देखिए 1.01 लगभग ए की वैल्यू है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं वी ए जो है वो नियर अबाउट मेरे पास में क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू उठा के यहां डाल देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास में कितना, वी ए की वैल्यू जो हमारे पास में है ये बन जाएगा आपके पास में 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये 9.8 है, ये आ जाएगा आपके पास 4, यानी 2 अपॉन 9.8, जीरो लगा दो इसमें, ये बन जाएगा 10 और ये बन गया 49 बन गया 0 पॉइंट, ये बन जाएगा आपके पास में, जीरो लगा दिया 100, तो लगभग 2 बन गया आपके पास। आप ये कह सकते हो कि इसकी जो हाइट है वो 0.2 मीटर होगी, यानी आप ये कह सकते हो कि एक तरह से 20 सेंटीमीटर ऊपर उछलेगा। 0.2 मीटर कौन सा है? 19 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, एक 20 किलोग्राम का द्रव्यमान जो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, एक 5 केजी के रेस्ट में किसी मास से टकराता है। टकराने पर दोनों द्रव्यमान चिपक जाते हैं। संयुक्त द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, वेलोसिटी नहीं। तो देखो क्या दे रखा है, एक हमारे पास में कोई भी ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है m1 इज इक्वल्स टू 20 kg। u1 की वैल्यू हमारे पास में है 10 मीटर पर सेकेंड। किसी दूसरी बॉडी से टकराता है जिसका मास तो दे रखा है 5 kg, साथ में ये कह रखा है कि वो रेस्ट कंडीशन में था, u2 इज इक्वल्स टू 0। टकराने के बाद में दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, कॉमन मोशन हो गया, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। तो m1 और m2 संयुक्त हो गए, एक कॉमन वेलोसिटी से चल जाते हैं v से। ठीक है, आपको निकालना है कि जब ये चल रहे हैं तो इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो उसके लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि m1 u1 प्लस m2 u2, और ये दोनों चिपके हुए हैं, m1 प्लस m2 इंटू v कह सकता हूं। देखिए u2 0 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। मैं अभी वैल्यू नहीं पुट कर रहा। अब आपको निकालना है कि जब ये कॉमन चल रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ मास m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ m1 प्लस m2 वी स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपोन करके m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये कट गया एक इससे, तो आपके पास क्या बनेगा, हाफ
m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखिए हाफ हो गया, m1 की वैल्यू है 20, तो हम कहेंगे इसका स्क्वायर करेंगे 400। u1 की वैल्यू है 10, स्क्वायर करेंगे 100। m1 प्लस m2 20 प्लस 5 हो गया हमारे पास में 25, 25 से 2 हो गया तो 50, तो ऊपर तो है 400 इंटू 100 डिवाइड 25 इंटू 2 50, ये कट जाएगा इससे 2 यानी 800। आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 800 जूल होगी, तो 20वें क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है दोस्तों।